हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपके सामने आया हूं व्हाइट बोर्ड पे वीडियो के साथ, और सबसे बेस्ट पार्ट लेकर आया हूं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, या क्लास 8, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। सेल आपने चैप्टर पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो न्यूक्लियस को मैंने देखा है अपनी भी जर्नी में, जब मैं पढ़ रहा था या मैं जब पढ़ा रहा हूं तब भी मैं देख रहा हूं बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ज्यादा टफ चीज भी है अगर हम समझाएं तो। बट आज मैं आपको जिस तरीके से समझाने जा रहा हूं, बस आप मुझे जितना वक्त मैं मांग रहा हूं उतना वक्त आप मुझे दे दीजिए। यहां से गारंटी आपको देता हूं कि आपको पूरी जिंदगी आपकी जर्नी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। तो आइए अपनी जर्नी को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपको बस धीरे धीरे समझने जाना है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस बातों को कैच करना है, जो जो चीजें। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो ये समझिए आप कि व्हाट इज द सेल। तो मैं हल्का सा आपके सामने बनाता हूं सेल होता क्या है, और जो चीजें आपको बताऊं उतना इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो, आपसे कहा जा रहा है कि सेल क्या होता है, तो मैं कहूंगा सेल एक स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, यूनिट, ये सारी चीजें आपने पढ़े होगी। चलिए मैं आपको सिंपल सी चीज समझाता हूं। आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं या आप जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं, क्या उस क्लास की पूरी एक बाउंड्री होती है? हाँ, एक पूरी बाउंड्री होती है, तभी उसको क्लास माना जाएगा, हवा में थोड़ी। तो यानी एक सेल की बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उस जो क्लास आपका बना हुआ है, उस क्लास के अंदर स्पेस होना चाहिए जहां आप लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो ये जो खाली खाली स्पेस होता है इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और ये कैसा होता है? जो वर्क एरिया होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरा जो हमारा एरिया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जहां पर आप क्या करते हो? काम करते हो। फिर आपकी क्लास के अंदर आपके टीचर होते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटी को मोनेटाइज करते हैं, ठीक है ना, मॉनिटर करते हैं। तो यहां पर भी कोई ऐसी चीज होती है, इसको बहुत सारे लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और हम बोले इसको न्यूक्लियस बोलो तब भी सही है, बट हम मोर एक्यूरेट क्या बोलेंगे? डीएनए। कोई बता सकता है क्यों? उसका रीजन ये है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, न्यूक्लियस हर सेल के अंदर नहीं होता है। प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए सबके अंदर होता है। तो ये कंट्रोलर हो गया। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पूरा एरिया होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए। तो ये आप देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहली चीज, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा, ये जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलर होता है, अभी बताया मैंने आपको। रेगुलेटर होता है। इसको प्रूफ किसने किया था? हैमरलिंग, जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है बट कई जगह आ जाता है आपके टेस्ट वगैरह में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑन यानी ये नहीं आता है, ये तो होता ही है, कंट्रोलर होता है, बट हैमरलिंग नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको हल्का सा कट लगा देता हूं इसके ऊपर ताकि आपको पता रहे। अगला, हैमरलिंग ने किसके ऊपर स्टडी किया था? एसिटाबुलेरिया। अगर आपने कभी पढ़ा हो क्लास 7th 8th के अंदर, तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर अलगा, तो लार्जेस्ट जो अलगा होता है एक सेल वाला, वो क्या होता है? एसिटाबुलेरिया होता है। ये सारी, तो ये मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस तो होता है, बस न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियस किससे किसके मिलकर बना है, ठीक है ना, वो कंपोनेंट। तो मैं बात करता हूं कि भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो हम कहेंगे भाई 4 चीज होती है। पहला, किसी भी न्यूक्लियस को बनाने के लिए उसका इन्वेलप होता है, मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर इन्वेलप पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तीसरी चीज होती है क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट। और लास्ट चीज होती है न्यूक्लियोलस। चलो, तो यानी इसके अंदर 4 चीजें पाई जाएंगी। पहला आपको स्टडी करना है न्यूक्लियर इन्वेलप का, दूसरा स्टडी करना है आपको न्यूक्लियोप्लाज्म का, तीसरा स्टडी करना है आपको क्रोमैटिन नेट का, चौथी स्टडी आपको करना है न्यूक्लियोलस का। ये 4 पार्ट हैं। इस 4 पार्ट को हम सेपरेट स्टडी करेंगे ताकि आपको 100% सारी चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो, मैं सबसे पहले चीज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियर इन्वेलप। ये मैंने आपका न्यूक्लियस अभी बनाया, वन बाय वन स्टडी करेंगे, है ना। एक एक चीज को मैं चाहता हूं कि एक साथ आपको चीजें ना बताऊं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊं ताकि कैच करना इजीली रहे। तो ये मैंने आपको बताया। तो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? तो न्यूक्लियस देखो बेटा क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। आपकी पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर आप 3 चीज पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। पहला, चलो देखते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन,
सिंपल। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन हमने उसको क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन। उनके बीच में कुछ स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है, इसको मैंने बोला पीएनएस। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है बल्कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी इन दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे मैंने बोला पीएनएस, यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। ठीक, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप। कोई दिक्कत? चलो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में स्पेस है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला गया। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। आइए समझते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। अभी और भी स्टडी है, पूरा फिगर अभी मत बनाइएगा, फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन आएगा। पहला देखो, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड। जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया, जो सेल का लिक्विड है उसे क्या बोला गया, साइटोप्लाज्म। आप एक चीज खुद सोचो, अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या दोनों मिल जाते? हाँ, मिल जाते। लेकिन न्यूक्लियर इनवेलप क्या कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर रहा है, साइटोप्लाज्म को अलग कर रहा है। क्या ये मैं ये बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो बैरियर है, बैरियर है किसके, बिटवीन न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में बैरियर है। देखो, वन बाय वन स्टडी करना है आपको, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, वन बाय वन, छोटी छोटी चीजें कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर है, साइटोप्लाज्म बाहर है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये आपका पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन वाला सिस्टम है जिसे हमने न्यूक्लियर इनवेलप बोला, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये बैरियर है इन दोनों के बीच का। पहली चीज हो गई आपका। चलो देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको धागे जैसे कोई चीज बता रहा हूं, ये इसे बोला जाता है क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आप अपने अंदर देखोगे कि आपके ब्लड के अंदर पूरा न्यूक्लियस छा गया होगा, वैसे हालांकि सेल के अंदर तो है ही। चलो, तो ये क्रोमैटिन नेट होता कुछ नहीं है बट है क्या, डीएनए। क्या होता है बेटा, डीएनए होता है ना। चलो इसके बारे में देखते हैं। एक बात मैं आपको हल्का सा बताता हूं, साइड के अंदर बताता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। पहले देखो, होता क्या है भाई, हर न्यूक्लियस को या हमारी बॉडी के अंदर आपको प्रोटीन बनाना होता है। तो क्या होता है ना, मैं खाली बताऊंगा आपको। देखो, ये डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या होता है, आपका प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होता है राइबोसोम। आपको क्या चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है। और राइबोसोम कहां पाया जाता है, यहां कहीं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका राइबोसोम पाया जाता है। हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो एटीएस। वन बाय वन स्टडी करते हैं, समझते हैं, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी क्या क्या होता है। चलो बेटा देखो, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है ना। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए से राइबोसोम जुड़ता है, यानी राइबोसोम से आपका आरएनए जुड़ता है। तो राइबोसोम है कहां, बाहर है। यानी मैं ये कह रहा हूं, इस डीएनए से क्या बनेगा बेटा, इस डीएनए से क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, इस डीएनए से आपका बनेगा आरएनए। इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। इस आरएनए को कहां जाना है, बाहर। भाई अंदर तो है नहीं, तो इस आरएनए को कहां जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। अब बाहर कैसे जाएगा, दो मेम्ब्रेन है इसलिए बताया जाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था फिगर मत बनाइएगा। यानी हम क्या कहते हैं कि ये सेल कई जगह, अलग अलग जगह ऐसे देखो आपस में क्या करती है, फ्यूज हो जाती है। यहां पर फ्यूज हो गई है ना। मैं ऐसे कई सारे बना देता हूं आपको। यहां पर सेल दोनों आपस में क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई हैं। एक यहां बना देता हूं, ये आपस में क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई हैं सेल। यहां एक बना देता हूं तो ये सेल आपस में फ्यूज हो गई हैं। तो यानी आपके आने जाने का मौका, अब ये आरएनए यहां से जा सकता है। चलो, इतनी बात सबने बता दी और आपको भी समझ में आ गया कि आरएनए यहां से बाहर चला जाएगा। बट जैसे ही मैंने ये चीज स्कूल में पढ़ाई, बच्चों का एक सवाल आया, सर अगर आरएनए यहां से बाहर जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस का लिक्विड है ये भी तो बाहर जाएगा, ये जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड है ये भी तो अंदर आ सकता है। बिल्कुल, ये लॉजिकल सवाल है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम सही सोच रहे हैं कि अगर यहां पर आपने कहा कि सर ये दोनों मेम्ब्रेन जो आपस में फ्यूज हो गई है, यहां पर स्पेस बन गया है। मैंने कहा बेटा स्पेस बन गया है तो आरएनए बाहर आराम से चला जाएगा। तो हमने अच्छाई तो देख ली कि आरएनए मेरा बाहर चला गया, लेकिन सर साथ में तो साइटोप्लाज्म भी अंदर बाहर आ जा सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर बाहर आ जा सकता है। तो अब बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर मिल जाएगा तो ये अलग है, ये अलग है, सेल की, यानी सब चीजें मिल गई। यानी आपके शरबत के अंदर क्या मिल गया है, कोई दूसरी चीज मिल गई है, नींबू पानी मिल गया है ना, तो अलग। तो यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म मिल चुका है, टेस्ट बदल चुका होगा, केमिकल कंपोनेंट बदल चुका होगा। तो यार सेल तो यार कितनी मस्त चीज है। यानी होता क्या है यहां पर कि ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है। यहां क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन। तो यानी एक प्रोटीन से ढका होता है, एक प्रोटीन से ये ढका होता है,
एक प्रोटीन से ये ढका होता है ताकि आपकी कोई भी चीज बाहर ना जाने पाए। और इस प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, नाम में ही है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, और इसे बोला गया है आपका न्यूक्लियर पोर। क्या बोला गया है, न्यूक्लियर पोर। बात समझ में आई? तो आपको कहानी समझ में आ गई है कि ये खाली स्पेस नहीं होता है, बल्कि एक प्रोटीन से पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, भरा होता है। एक प्रोटीन से पूरा का पूरा ये भरा होता है। यानी इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूं, हालांकि फिगर पे मत जाइएगा, फिगर वैसे भी मेरा बहुत अच्छा नहीं है। देखो, तो मैं कह रहा हूं एक प्रोटीन से ये भरा होता है पूरा का पूरा, तो इस सब लोग अंदर बाहर नहीं आ जा सकते हैं। और कौन सी प्रोटीन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, और इसको क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियर का पोर। अब यहां से मटेरियल अंदर बाहर आएगा जाएगा। अब यहां तक कहानी समझ में आ चुकी होगी कि ये साइटोप्लाज्म नहीं आएगा जाएगा, जिसको ये लोग चाहेंगे वही लोग आएंगे। तो यानी अब क्या होगा, ये आरएनए यहां से बाहर आएगा, ये आरएनए यहां से बाहर आएगा। इसे क्या बोला जाएगा, राइबोसोम से अटैच होगा। ठीक है, राइबोसोम से अटैच होने के बाद क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, राइबोसोम से अटैच। और ये प्रोटीन कहां जाएगा, फिर अंदर जाएगा। ये प्रोटीन कहां जाएगा, अंदर जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो एक बार देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार आपको पूरा पढ़ा देता हूं। और हल्की सी एक चीज यहां पर, अब इसको मैं आपको मिटा सकता हूं, है ना, ये मैं आपको मिटा दे रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक, चलो एक चीज यहां पर और है कि ये जो सेल यहां की है, यहां से आप जब पढ़ोगे, यहां से जो सेल है ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसे बोला जाता है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, यहां पर कुछ आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, यहां पर आपका क्या पाया जाता है, छोटे छोटे ये राइबोसोम। और राइबोसोम पाया गया है दानेदार, इसीलिए इसको बोला गया है रफ। तो मैं इसको बना देता हूं, ये क्या है, राइबोसोम। ये आपका राइबोसोम है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब एक चीज का बहुत ध्यान देना, एक बार मैं आपसे पूरी चीजें फिर से बताता हूं कि क्या क्या हुआ है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, मैंने कहा न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। अब पूरा न्यूक्लियस आपका बन चुका है, एक बार फिर से समझते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, और इसके बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसे हमने बोला न्यूक्लियर इन्वेलप। जो बैरियर है किसके किसके बीच में, अंदर वाले लिक्विड के बीच में, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया, बाहर वाले लिक्विड के बीच में, जिसे साइटोप्लाज्म बोला गया। पहली चीज, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो बाहर की मेम्ब्रेन कुछ क्या होती है, जुड़ी होती है किससे, मॉडिफिकेशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये वाला, कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किससे अटैच होती है, रफ। रफ क्यों बोला गया, यहां पर राइबोसोम है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि अंदर के मटेरियल जो भी हैं उनको बाहर भेजना है, कैसे भेजेंगे, मैंने कहा एक न्यूक्लियर पोर होता है, पोर। तो अगर पोर होगा तो अंदर का जो लिक्विड है वो भी बाहर आ जा सकता है। हमने कहा नहीं आएगा, क्यों, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन बताई जाती है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मुझे बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया। न्यूक्लियर पोर है। मैंने कहा ये जो क्रोमैटिन नेट है ये कुछ और नहीं होता, बल्कि डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए कहां पर जाएगा, बाहर जाएगा, राइबोसोम से क्या हो जाएगा, अटैच। जैसे ही राइबोसोम से अटैच होगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा, सर ये राइबोसोम छोटा वाला या बड़ा, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर 70 वाला पाया जाता है, और हमारे अंदर क्या होता है, 80 वाला। कोई दिमाग लगा सकता है कि कैसे पता चला आपको कि प्रोकैरियोट का नहीं है। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा बेटा, कि जो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये सब यूकैरियोट के अंदर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये राइबोसोम प्रोकैरियोट का होगा ही नहीं, तो यानी यूकैरियोट का होगा। और राइबोसोम से क्या बनेगा, प्रोटीन। वही प्रोटीन अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जो भी काम करना है उसको करेगा, है ना। ठीक, दूसरी चीज, ये जो पोर होता है बेटा, यहां हल्के से बताता हूं, आपने देखा होगा ये पोर, तो जो न्यूक्लियर पोर है, क्या ये अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो मैं साइड में यही लिख देता हूं, ये जो पोर है ये बोथ डायरेक्शन, यानी ये बोथ डायरेक्शन में अलाउ करता है। कैसे करता है, दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता है। यानी अब ध्यान समझना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बाहर कौन जा रहा है, आरएनए, अंदर कौन आ रहा है, प्रोटीन। तो यानी दोनों डायरेक्शन में काम हो रहा है, ऐसा नहीं एक। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में अलाउ करता है, तो मैं कहूंगा अंदर और बाहर आप दोनों जगह आ जा सकते हो। तो ये पहली चीज मैंने आपको समझाया, न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या आपको समझ में आ चुका है कि न्यूक्लियर इन्वेलप होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज की तरफ चलते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड चीज, वो आपको मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मैं मिटाऊंगा हल्का सा, आपको पूरी चीजें नहीं, ताकि आपको यहां पर कुछ चीजें पता रहे। चलो, ताकि आपको सारी चीजें फिर से पहले से ही पता हो। चलो देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है। पहला, ताकि आपको पहले से पता हो, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, देखो ये मैंने कहा अंदर वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो आइए बात करते हैं,
प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड वाला पार्ट, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिएट। सबसे पहले चीज क्या होता है? पानी। मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं क्या क्या होता है इसके अंदर। पानी होता है, क्रोमैटिन नेट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, एसिड, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे जिनका नाम होता है पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज। चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन। चलो बेटा देखो, आपको हालांकि इतना ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, बट हर चीज नहीं, जो जो नहीं पूछी जाएगी मैं साथ में आपको बताते चलता हूं। पहली चीज बेटा देखो ध्यान से, आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा ताकि कोई भी चीज आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला मैंने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, न्यूक्लियस का लिक्विड। अच्छा एक बार बताओ, क्या कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है जिसके अंदर पानी ना हो? तो लिक्विड का मतलब ये कि यार उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट तो पानी का होगा। तो यानी मैंने कहा यार ना चाहते हुए भी यहां पर कुछ ना कुछ पानी है, पहला। दूसरा मैंने देखा यार न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन नेट है, मैंने लिख दिया क्या? क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट किससे बना होता है? मैंने कहा डीएनए से, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? डीएनए। क्या डीएनए आरएनए बनाता है? इसलिए मैंने लिख दिया आरएनए। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे की कहानी आपको हल्का सा बताता हूं। साइड में चलते हैं, कहां चले? साइड में है ही नहीं, चलो हल्का सा चलते हैं। क्या चलते हैं? देखो आपका होता है शुगर, साथ में होता है नाइट्रोजन बेस, साथ में होता है फास्फोरिक एसिड। समझो बेटा, साथ में इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, और इन तीनों को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, और क्या बनता है? न्यूक्लियिक एसिड। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। आगे आप लोग पढ़ेंगे, अगर उसके अंदर एसिड जुड़ जाता है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियिक एसिड। तो आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियिक एसिड, तुरंत समझ जाना न्यूक्लियिक एसिड और कुछ नहीं होता, इन तीनों लोगों से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियिक एसिड से ही मिलकर बना होता है डीएनए बना होता है ना? डीएनए बना होता है। तो यानी आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं बेटा? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फॉर्म करना, पॉलीमर ना, क्योंकि न्यूक्लियिक एसिड का ही पॉलीमर क्या होता है? डीएनए, उसको बनाने वाला। अब ये पॉलीमरेज दो टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए से क्या बना? डीएनए बना। आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। फिर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, सर क्या आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता? मैं कहूंगा नहीं बेटा, आरएनए से कभी भी आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए से आरएनए कभी नहीं बन सकता। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? कोई दिक्कत किसी को? तो यहां तक मैंने आपसे पूरी बात कर ली, दो पार्ट हमारा कवर हो चुका है। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने आपको समझा दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना? आगे तो अब मैं हर चीज की तरफ चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन नेट। क्या करूंगा? क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट, ठीक है ना? क्रोमैटिन नेट एक बात समझना मेरी ध्यान से, क्रोमैटिन नेट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस फिगर को मैं मिटाने वाला हूं, इस फिगर को मैं मिटाने वाला हूं। उससे पहले एक चीज खाली समझाता हूं। ये पूरा क्रोमैटिन नेट है, ये पूरा क्या बेटा? क्रोमैटिन नेट है। इस क्रोमैटिन नेट में से आपको स्टडी करना है कि व्हाट इज द क्रोमैटिन नेट। तो मैंने कहा यार इतने सारे धागे हैं, इन धागों में से मैं एक धागा ले लेता हूं। कितना धागा ले लेता हूं? एक धागा। तो यही एक धागा मैं अगले पेज पे बनाऊंगा। इस फिगर को आपको ध्यान रखना है, उसी से हमें पूरी स्टडी करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि आपका क्रोमैटिन नेट होता है, आपको स्टडी करना है ना, यहां से एक क्रोमैटिन फाइबर को आप लेंगे, इसी की पूरी स्टडी करना है, इसके बारे में सारी चीजें जानना है। फिर एक लास्ट पार्ट आपका बचेगा क्या? न्यूक्लियोलस। इसको हल्का सा समझा दो, देखो कैसे न्यूक्लियोलस हम समझेंगे कैसे। ये मेरा एक बाल है, ये एक क्रोमैटिन नेट है, मैंने एक क्रोमैटिन, हालांकि एक बाल मानना, ये एक क्रोमैटिन नेट है, मेरा एक क्रोमैटिन फाइबर है ना, एक क्रोमैटिन का फाइबर है, एक बाल मेरा है। इसमें मैंने क्या लगा दिया? ग्लू लगा दिया, और फिर बाल को ऐसे ही कर दिया पूरा। अब जब मैं फिर से अपने बाल को लाऊंगा, ढेर सारे बाल इसके अंदर चिपक गए होंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजें समझेंगे कि न्यूक्लियोलस होता क्या है, सबसे आसान तरीके से। तो अगले पार्ट में अभी दो चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं, अगले पार्ट में हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्रोमैटिन नेट क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे होती है। बहुत अमेजिंग चीजें आपके सामने आने वाली हैं। इस पार्ट को आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और एक चीज हमेशा बता देता हूं आपको,
इस चीज को पढ़ने के बाद अगर क्लास 8th 9th के अंदर भी आप लोग हैं, किसी भी 12th वाले बंदे से आप टक्कर ले सकते हैं। इस मामले में हर चीज मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।